सुबह सुबह लखनऊ में एक डीआईजी जब प्रातः भ्रमण करने निकला तो एक महिला ने उसे जमकर पीट लिया, कूट लिया। बताते हैं कि महिला ने अपनी चप्पल निकाली और फिर धनाधन दे धनाधन शुरू हो गए। वह भी राजधानी के उस पार्क में जहां अति संभ्रांत और सरकार व शासन के बड़े बड़े अफसर अपनी सेहत बनाने के लिए नियम से आते हैं। इन सब के सामने सरेआम हो गई इस डीआईजी की पिटाई, ऐसा कहा जा रहा है। मैं हूं कुमार सोहेल और दौलती को तो आप जानते ही होंगे। कुछ इसी तरह की चर्चाएं लखनऊ ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश और सभी पड़ोसी राज्यों में खूब चल रही हैं कि एक डीआईजी पिट गया, कहां? लखनऊ राजधानी में। व्हाट्सएप धकाधक रंगे जा रहे हैं, कहीं मजाक, कहीं चटकारा, कहीं सूचना, तो कहीं कंचंबा, तो कहीं गंभीर चर्चाओं की चाशनी लपेटकर उसे पेश किया जा रहा है कि डीआईजी पिट गया। मुझे प्रदेश भर से कई लोगों के फोन आए जो जानना चाहते थे कि वो डीआईजी कौन है, कहाँ है, उसकी पोस्टिंग कहाँ का रहने वाला है, कैसे पिटा, किसने पीटा, फिर क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है। फोन में यह भी विनम्र नुमा चेतावनी और आग्रह दिया जा रहा है कि जो भी डेवलपमेंट होता तो मुझे सबसे पहले बताइएगा जरूर भाई साहब। तो प्रत्येक जिज्ञासु की सारी जिज्ञासाओं को शांत कोई भी नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता। तो बेहतर यही होगा कि इस वीडियो के तौर पर इस प्रकरण का, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो हर एक व्यक्ति के साथ यह बातचीत शेयर करना और उसके हर एक प्रश्नोत्तरी का जवाब देते देते तो मैं पगला जाऊंगा। हालत ये थी कि इस घटना को ज्यादा से ज्यादा समाचार संस्थानों और पोर्टलों में शाया किया गया था, लेकिन उसका घटनाक्रम, मूल कारण, पुलिस का हस्तक्षेप, सरकार का नजरिया और पूरे इस प्रकरण के साथ महिला और डीआईजी का पक्ष। लेकिन इस पूरे दौरान, घटना की छानबीन के दौरान, एक सबसे बड़ा चौंकाने वाली घटना मुझे दिखाई पड़ी। वह है इस हादसे में छिपे मूल कारण, यानी व्यक्ति वे कौन है और उनका रोल क्या था इस घटना पर। पता चलते ही मैं एकदम से चौंक पड़ा। तो बात इस डीआईजी की कथित पिटाई पर। 2 आईपीएस अफसरों ने और इस घटना की रिपोर्टिंग करने लगे उन रिपोर्टर और उनके समाचार संस्थान के संपादक, प्रभारियों, रिपोर्टरों से मुझे जो सूचना मिली है और विभिन्न सूत्रों से भी इस बारे में पुष्टि हो पाई कि जिस डीआईजी के साथ हादसा हुआ वह एक प्रमोटी आईपीएस है और इतना ही नहीं, उसके पास 2 कार्य दायित्व भी, 2 विभागों का काम देख रहा है। अब इन संकेतों के आधार पर केवल एक ही नाम सामने आ रहा है, उसका नाम है अनंत देव तिवारी। बिकरू कांड और उसके बाद से चले भारी हंगामे के बाद कानपुर के एसएसपी रहे अनंत देव तिवारी को सरकार ने सस्पेंड कर दिया गया था। आपको पता होगा, बड़ा बवाल हुआ। हालांकि जब वे सस्पेंड हुए उस समय अनंत तिवारी कानपुर रेंज में एसटीएफ के डीआईजी थे। एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स। उन पर यह भी आरोप था कि संबंधित थाने के प्रभारी से उन्होंने 10 लाख रुपए लेकर मामला रफा दफा कर दिया था और इसके चलते वहां के सीईओ की हत्या कर दी गई थी। बिकरू कांड के विकास दुबे के कई बड़े माफियाओं के साथ अनंत देव तिवारी अक्सर फोटो सेशन किया करते थे, एक बार नहीं दर्जनों बार। उनका एक मुंह लगा दोस्त था जय वाजपेयी, वह विकास दुबे का फाइनेंसिंग का पूरा काम मैनेजमेंट करता था। यह दीगर बात है कि जय वाजपेयी समेत विकास दुबे के इस गिरोह के कई लोगों के साथ कई लोगों के बहुत घनिष्ठ संबंध थे। और तो और इतना ही नहीं, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी अपने दांत दिखा कर फोटो दिखाया करते थे जय वाजपेयी और बाकी 2 लोगों के साथ। कुछ ही महीनों के बाद मुख्यमंत्री योगी ने अनंत तिवारी को नौकरी पर बहाल कर दिया और उन्हें जीआरपी में इलाहाबाद का डीआईजी बना दिया। लेकिन कुछ ही दिन बाद अचानक योगी ने अनंत तिवारी को एसटीएफ का डीआईजी का अतिरिक्त पद भी निवास दिया। अब पहली चर्चा यह कर ली जाए कि अनंत देव तिवारी का चरित्र क्या है। दौलती को जो भी जानकारी मिली है उसके अनुसार अनंत देव तिवारी की छवि कभी भी किसी घूसखोर पुलिस वाले की नहीं रही है। लेकिन जैसा कि बिकरू कांड में उनकी संलिप्तता साफ दिखाई पड़ी, लेकिन उससे शक तो होता ही है। वैसे भी पुलिस में 1 भी फीसदी कर्मचारी अधिकारी नहीं है जो घूस नहीं लेते हैं, गिरफ्तारी न करने के लिए बल्कि करने के लिए, और मामले में दबाने के मामले में अक्सर दोनों ही पार्टियों से माल घसीट लेते हैं ये पुलिस वाले।
आगाह को किसी गवाह को पक्षद्रोही करना, केस को कमजोर करना, असला, पासपोर्ट सत्यापन जैसे सैकड़ों माध्यम होते हैं जहां पुलिस वालों के पास अकूत पैसा आता है। उन्नाव के एक थाना प्रभारी का किस्सा तो आपने सुना ही होगा कि उसने महज 3 महीने में ही 14 लाख रुपए की नकदी अपने घर में रखी और उसका खुलासा तब हुआ जब उसके बच्चों ने उसको नोटों की गड्डियों के साथ एक फोटो खिंचवाई और फोटो वायरल हो गई। और फिर बुढ़ापे में अच्छे ईमानदार लोग भी अपना ईमान ताक पर रख देते हैं। मैंने जुडिशरी से लेके पुलिस और IAS अफसरों में भी और नेताओं में भी ये बात देखी। ऐसे में अगर अनंत तिवारी ने भी ऐसा कर लिया तो कोई अचरज बात नहीं, लेकिन बात यहाँ पैसे की हो नहीं रही है। यह कहना कि अनंत तिवारी किसी महिला को कई दिनों से छेड़ते रहे थे और इसी चक्कर में वह और इसी तथाकथित महिला ने अनंत देव तिवारी को चप्पलों से कूटा, वो भी जनाश्वर पार्क में, जो एशिया का सबसे बड़ा पार्क माना जाता है। और उसके साथ ही साथ उस घटना को चना जोर गरम जैसा मुरमुरा बना दिया, स्वादिष्ट बना दिया। ये बात गले में उतर नहीं रही है। अनंत देव तिवारी का अब तक का इतिहास यही है कि वे कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन किसी महिला के साथ छिछोरे कतई नहीं है। हाँ, थोड़ा बदतमीज जरूर है। कई दरोगा, डिप्टी SP, DIG और ADG समेत कई अफसरों पर महिलाबाजी की खुल्ला कहानी तैर में गूंजती रही है। एक DG को 3 टंगा कहा गया था। बनारस के एक IG और DIG को बड़वा डे जैसे विश्वविद्यालय में अपना हिस्सा मांगने का आरोप लगा था, लेकिन ऐसा कोई भी कहानी तिवारी पर नहीं हुई, कोई कीचड़ नहीं पड़ा, सिवाय इसके कि वे किसी को देखते हुए अपने चश्मे को नीचे से हल्का सरका देते हैं। यह दीगर बात है कि अनंत देव तिवारी पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप खूब लगा है। कहा जाता है कि अतीक और अरशद की हत्या STF के लोगों ने प्लान किया था। कहा तो यह भी कहा जा रहा है कि जिन पत्रकारों के तौर पर जिन तीनों हत्यारों ने अतीक और उसके भाई को सीधे खोपड़ी पर गोली मारकर उसे हमेशा के लिए नींद पर सुला दिया था, वह STF का ही प्लांट लोग थे। यह भी सवाल है कि जैसे ही गुड्डू मुस्लिम का नाम लेने की कोशिश की थी अतीक ने और उसके भाई ने, ठीक उसी वक्त गोली मार दी गई थी अतीक और उनके भाई के सीधे दिमाग में, खोपड़ी पर। यह साजिश की ओर इंगित करता है। इतना ही नहीं, हैरत की बात है कि इतने हो हल्ले के बाद भी गुड्डू मुस्लिम अभी भी लापता है। STF उसके पीछे है, लेकिन गुड्डू की पूंछ भी लापता है। ऐसी हालत में यह आशंकाएं भी सरेआम व्यक्त की जा रही हैं कि STF ने ही गुड्डू को छुपा रखा है। लेकिन आखिर क्यों, यह सवाल बेहद कठिन है, लेकिन STF की कहानी है। लेकिन STF का चरित्र है ऐसी घटनाएं करते रहना। मुख्य सचिव रह चुके हैं आलोक रंजन, उनके हार चोरी के मामले में जिन 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा था, उन्हें लखनऊ के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के थानों में उन दोनों को 2.5 महीने तक बुरी तरीके से प्रताड़ित किया। ऐसी हालत में अगर गुड्डू मुस्लिम को STF अपने हिसाब ने इधर उधर घुमा रही है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इतिहास गवाह है। तो फिर ये महिला ने यह चप्पलबाजी क्यों की? विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि लखनऊ के 2 पत्रकारों ने इस घटना की रणनीति को बनाया। मकसद यह कि योगी राज के बड़े बड़े तीरंदाजों को नंगा कर सरकार को ही औकात में समेट लिया जाए। आपको बता दें कि इन दोनों ही पत्रकार सरकार विरोधी खेमे हैं और अपने आप को बहुत बड़ा पत्रकार कहलाते हैं। इनमें से एक तो विपक्ष के एक बड़े नेता से कई वर्षों से मोटी फाइनेंसिंग पाता है, ये सबको पता है, और फिलहाल तो इस पार्टी का अघोषित मीडिया प्रभारी भी है। जबकि दूसरा विपक्ष के तेवर तो रखता है, लेकिन छिछोरी हरकतें कभी सुनी नहीं गई। इनमें से एक तो चौपतिया अखबार से यूट्यूबर बना है, लेकिन कुछ सवाल आज भी और अभी भी अनसुलझे हैं। मतलब सारे अखबार, चैनल और पोर्टलों में इतना हंगामा होने के बावजूद पुलिस ने इस बारे में कोई भी स्पष्टीकरण क्यों नहीं किया? घटना के दौरान आसपास मौजूद लोगों ने घटना की वीडियोग्राफी क्यों नहीं बनाई? जबकि जनेश्वर मिश्र पार्क में आने वाले हर व्यक्ति के पास सबसे महंगे और आधुनिकतम मोबाइल मौजूद होते हैं। घटना के रणनीतिकारों का इस मामले में मोडस ऑपरेंडी क्या था?
घटना की हीरोइन महिला का अता पता क्या है, जानते हुए भी कि वे बेगुनाह हैं, अनंत देव तिवारी अब तक खामोश क्यों हैं? यह कोई रणनीति है या उनका बचाव का तरीका है या फिर मुंह न दिखाने की हालत? अगर यह तीसरा तर्क है तो अनंत देव तिवारी और उन जैसे पुलिस वालों को अपने गिरबान में झांकना ही पड़ेगा कि उन्होंने कितने भी एनकाउंटर किए हैं, उनके प्रभावित परिवारिक जनों पर उनकी कार्रवाई कितनी भारी पड़ी है। जीवन बर्बाद कर दिया उन परिवारों को। अनंत देव तिवारी और ऐसे पुलिस वालों को बहुत गंभीरता के साथ देखना होगा। तो यह है जिनेश्वर में हुआ प्रदेश का फिलहाल सबसे बड़ा हादसा और फिलहाल उसका किस्सा, जिसका पूरा खुलासा होना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है ताकि भविष्य में किसी भी व्यक्ति को गहरे संजाल में फंसाने से तत्काल रोका जा सके, वरना कोई न कोई कभी न कभी किसी को भी बुरी तरीके से सरेआम पीट लेगा, खबरों में फंसा देगा। तो अगली बार फिर किसी घटनाओं के साथ, नए माहौल के साथ, नए तर्क के साथ, नए विचार विमर्श के साथ और नए लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दौलती के लिए कुमार सोहेल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।